हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सीरीज एलसीआर सर्किट। इसमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर को एक एसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट किया जाता है और इसका पूरा एनालिसिस हम यहाँ आज इस वीडियो में देखेंगे। और यहाँ पर हम तीनों ही, जैसे रजिस्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ, इनके अक्रॉस वोल्टेज और करंट की इक्वेशंस देखेंगे और जो इनका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होता है वो कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे। और जो फेज डिफरेंस आता है एक एलसीआर सर्किट में वो कैसे निकाला जाता है वो सब हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सब टॉपिक्स पूरा डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये वो सर्किट डायग्राम है जिसका हमें एनालिसिस करना है। यहाँ पर हमने एसी सोर्स लिया है जिसकी इक्वेशन है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट उस एसी वोल्टेज की मैक्सिमम पीक वैल्यू है। और ये रजिस्टर हुआ, ये इंडक्टर हुआ और ये कैपेसिटर हुआ। रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे हम वी आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इंडक्टर के अक्रॉस जो है उसे वी एल से रिप्रेजेंट करेंगे और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे वी सी से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी तीनों जो एलिमेंट्स है उसे हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, तो तीनों में जो करंट फ्लो होगा वो होगा सेम। जब भी हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं एलिमेंट्स तो जो करंट होता है वो सभी डिवाइसेस में सेम फ्लो होता है। अब जब करंट, एसी करंट रजिस्टर के थ्रू फ्लो करता है तो करंट और जो वोल्टेज होगा उस रजिस्टर के अक्रॉस, उनके बीच में जो फेज एंगल होगा वो 0 डिग्री होता है। ओके, तो इसलिए इनके फेजर डायग्राम मैंने ऐसे बनाए, दोनों ओवरलैप करते हुए बनेंगे। करंट उसकी लेंथ कम होगी और जो वोल्टेज है उसकी लेंथ ज्यादा होगी। अब आ जाते हैं इंडक्टर पे। इंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसमें और करंट में π/2 का फेज डिफरेंस होता है। ओके, और जो वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस वो करंट से लीड करता है बाय एंगल π/2। तो यहाँ पर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट है उसका हम फेजर डायग्राम बनाए तो वो कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर वोल्टेज π/2 एंगल से लीड करता हुआ दिखेगा हमें, किससे? करंट से। अब आ जाए हम कैपेसिटर पे। तो कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रहा है और जो वोल्टेज उसके अक्रॉस होगा उसमें भी π/2 एंगल का फेज डिफरेंस होता है। और यहाँ पर जो करंट है वो लीड करता है बाय एंगल π/2, किससे? वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर से। तो इस कंडीशन पे यहाँ पर कैपेसिटर का जो फेजर डायग्राम होगा वो मैं अब बनाने जा रहा हूँ। सो ये कैपेसिटर के अक्रॉस करंट और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फेजर डायग्राम। ओके, अब बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने जा रहा हूं, तो आपको अच्छे से समझना है तो इस पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना होगा। नाउ लेट अस अज्यूम दैट करंट I विच इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट, उसकी जो इक्वेशन है वो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहाँ पर आई नॉट जो है वो पीक करंट होगा और जो फाई है वो फेज डिफरेंस होगा बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। और यहां पर हमने माना है कि जो करंट है वो फाई एंगल से लीड कर रहा है, किससे? ईएमएफ से। जैसे ईएमएफ की इक्वेशन ये है E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर हम करंट की इक्वेशन देखें तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पर एंगल का अपन डिफरेंस ले, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, साइन के अंदर जो एंगल है तो वो हमें बताएगा कि कितना फेज डिफरेंस है। ये एंगल और ये एंगल का डिफरेंस लें तो जो डिफरेंस आएगा वो हमें बताएगा कि करंट और ईएमएफ में कितना फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो फाइव के बराबर है और हमने ये माना है कि जो करंट है वो लीड कर रहा है ईएमएफ से बाय एंगल फाइव। अब ऐसा हमने क्यों माना? हम यहाँ इंडक्टर का देखें तो यहाँ पर वोल्टेज और करंट में π/2 का फेज डिफरेंस है, और कैपेसिटर का देखें तो यहाँ पर भी करंट और वोल्टेज में π/2 का फेज डिफरेंस है। तो इन तीनों एलिमेंट्स का जो मिलाकर फेज डिफरेंस होगा वो हमने मान लिया कि वो फाई के बराबर होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर मैं वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, देन फिर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, देन फिर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसकी इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वी आर की इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। अब रेजिस्टेंस पे हम देखें तो यहाँ पर करंट और वोल्टेज, इसमें जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है। ओके, सो वी आर की अपन इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा वी आर ओ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जो करंट का फेज है वही सेम वोल्टेज का फेज होना चाहिए। ओके, और वी आर ओ ये है पीक वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर की। फिर आ जाए हम वी एल, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा तो वो होगा वी एल ओ साइन ऑफ। अब यहाँ पर जो वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस वो लीड कर रहा है कितने एंगल, π/2 से। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगी वी एल ओ इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस π/2, और वी एल ओ ये पीक वोल्टेज है इंडक्टर के अक्रॉस। इसी तरह से VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वो हो जाएगा VCO साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस π/2, क्योंकि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो करंट से लैग कर रहा है कितने एंगल से, π/2 से। तो ये जो करंट की इक्वेशन है इसी के रेफरेंस के हिसाब से हमने यहाँ पर वोल्टेजेस लिखे हैं अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आगे पूरा जो भी हम डेरिवेशन देखेंगे वो पूरा अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब ये जो पीक वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर है, इनकी वैल्यू जैसे वी आर ओ ये बराबर होगा आई नॉट इंटू आर, पीक करंट इंटू रेजिस्टेंस। वी एल ओ ये बराबर होगा आई नॉट इंटू एक्सएल, और वी सी ओ ये बराबर होगा आई नॉट इंटू एक्सी। एक्सएल की जो वैल्यू होती है वो ओमेगा इंटू एल होती है। ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एक्सी की जो वैल्यू होती है वो 1/ओमेगा सी होती है। एक्सएल जो होता है वो इंडक्टिव इम्पिडेंस होता है, और एक्ससी जो होता है वो कैपेसिटिव इम्पिडेंस होता है। ओके, या कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस ऐसे भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ये VL और VC है इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। सो पहले VL की बात करते हैं, तो VL इक्वल्स टू VLO साइन ऑफ, इसे हम ऐसा लिख देते हैं π/2 प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा VLO कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो VL को मॉडिफाई करके हम ऐसे लिखेंगे, और VC जो है उसमें से सबसे पहले हम माइनस साइन कॉमन ले लें। कैसे कॉमन लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो VCO इक्वल्स टू साइन ऑफ, अंदर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा π/2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, अंदर पूरे में से हमने माइनस साइन कॉमन लिया। अब साइन ऑफ माइनस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी का अपन यूज करें तो हो जाएगा माइनस VCO साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, और साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस VCO कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये जो दोनों इक्वेशन है VL की इक्वेशन और VC की इक्वेशन, उसे हम ऐसे लिखेंगे VLO कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव VL की, और VC की क्या हो जाएगी माइनस VCO कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, सो ये जो मॉडिफाई करके हमने वैल्यू लाए हैं वो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। ओके, अब मैं ये नीचे का रब कर रहा हूँ, हमने वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी है। सो ये सेक्शन में रब कर रहा हूँ ताकि मुझे स्पेस चाहिए वर्क करने के लिए। अब इस पूरे लूप में अगर हम KVL इक्वेशन लिखें, ओके, सो वो होगा E इक्वल्स टू VR प्लस VL प्लस VC। KVL इक्वेशन लिखी,
जितना वोल्टेज ये एसी प्रोवाइड कर रहा है वो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्योंकि वो सीरीज में कनेक्टेड है। तो E इक्वल्स टू, सो अब हम वैल्यूज पुट करेंगे E की, VR की, VL की और VC की। तो हमें मिलेगा E की वैल्यू पुट करा तो E नॉट साइन ओमेगा टी, फिर VR की वैल्यू VRO साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और VL की वैल्यू VLO कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और VC की वैल्यू माइनस VCO कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये दोनों टर्म में से हम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इसे हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालने के बाद हमें मिलेगा ये इक्वेशन। ओके, अब ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये एक जनरल इक्वेशन है और ये टाइम की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है। आप कोई सा भी टाइम यहाँ पर पुट करेंगे तो उसके लिए आपको आउटपुट मिलेगा। ओके, सो अगर हम यहाँ पर ओमेगा टी को रिप्लेस कर दें ओमेगा टी प्लस 5/2 से, तब हमें इस वैल्यू पे वोल्टेज की इक्वेशन मिल जाएगी नहीं। ओके, सो ओमेगा टी को रिप्लेस करा ओमेगा टी प्लस 5/2 से इस इक्वेशन में, तो हमें मिलेगा वो ई नॉट साइन, ये ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2 इक्वल्स टू वी आर ओ साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 5/2 प्लस वी एल ओ माइनस पी सी ओ साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस 5/2। अब यहाँ पर हमें कुछ छोटी छोटी आइडेंटिटीज यूज करनी है, जैसे कि साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा, और कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा। ओके, सो ये है साइन π/2 प्लस थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ये भी साइन π/2 प्लस थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और ये है कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो वो आइडेंटिटीज यूज करके इस इक्वेशन को हम रीराइट करेंगे ऐसे। ठीक है, अब ये ऊपर वाली इक्वेशन की हमें जरूरत नहीं है तो उसे मैं रब कर रहा हूं। अब ये दो इक्वेशन हो गई हमारे पास, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे। स्क्वायर करके ऐड करने पर इक्वेशन मिलेगी जिससे हम इम्पीडेंस निकाल सकते हैं इस आरएलसी सर्किट का। ओके, तो उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो ये जो सेक्शन है ये पूरा मैं यहाँ तक रब कर रहा हूँ। आप अच्छी तरह से यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिएगा, ये पूरा मैं रब करने चाह रहा हूँ। सो अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन्हें स्क्वायर करके ऐड करना है। जब हम स्क्वायर करके ऐड करेंगे, सो स्क्वायर करके ऐड करा तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है और ये टर्म ये दोनों सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो इसमें से ई नॉट स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। तो ई नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो गया। अब राइट हैंड साइड में देखें तो वी आर ओ स्क्वायर इसे हम कॉमन ले सकते हैं। सो वी आर ओ स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई, एक ये हो गया। फिर हम यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों टर्म में से भी वी एल ओ माइनस वी सी ओ इसका स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। सो वी एल ओ माइनस वी सी ओ इसका स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई। ओके, अब हमको अच्छी तरह से पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वो 1।
तो फाइनल जो इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी ई नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू वी आर ओ स्क्वायर प्लस वी एल ओ माइनस वी सी ओ इसका स्क्वायर। सो अब हमें केवल इस इक्वेशन से मतलब है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये मैं अब रब करने जा रहा हूँ। अब हमें वी आर ओ की वैल्यू पता है, वो आई नोट इंटू आर के बराबर है, वी एल ओ आई नोट इंटू एक्सएल, वी सी ओ आई नोट इंटू एक्स सी। ये सब वैल्यूज हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें मिलेगा आई नोट स्क्वायर इक्वल्स ई नोट स्क्वायर इक्वल्स टू आई नोट स्क्वायर और अंदर मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका स्क्वायर। ओके, आई नोट को हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, सो ई नोट बाय आई नोट इसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका स्क्वायर। अब ई नोट बाय आई नोट ये जो टर्म है वो होगी इम्पीडेंस के बराबर, जेड जो है उसे क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। ओके, इम्पीडेंस मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस हमें इस पूरे आरएलसी सर्किट में मिल रहा है। अब यहाँ पर इंडक्टर और कैपेसिटर यहाँ पर है, इसलिए इसे इम्पीडेंस बोला जाता है। ओके, और ये बराबर होता है जितना मैक्सिमम करंट वोल्टेज हम यहाँ पर प्रोवाइड करें डिवाइडेड बाय मैक्सिमम करंट। ओके, सो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका स्क्वायर, और जो इम्पीडेंस होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका स्क्वायर। ये इम्पीडेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ओके, अब ये जो वैल्यू वो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी इसका स्क्वायर। ये तो हो गई इम्पीडेंस की इक्वेशन। अब हमें फेज निकालना है, फेज कितना होगा, तो उसके लिए ये जो दोनों इक्वेशन है इसे हम डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें फेज पता पड़ जाएगा। तो अब मैं ये पार्ट रब करने जा रहा हूँ। ओके, आप इसे अच्छी तरह से लिख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, जैसा मैंने आपको बताया है। पार्ट रब करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू रखिए। ओके, अब मेरे पास स्पेस लिमिटेड है तो मुझे रब करने की ज़रूरत पड़ती है। अब फेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। सो जब हम डिवाइड करेंगे तो ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड डिवाइड करेंगे तो वी आर ओ साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस वी एल ओ माइनस वी सी ओ कॉस ओमेगा टी प्लस फाई अपॉन वी आर ओ साइन ओमेगा टी प्लस फाई माइनस वी एल ओ माइनस वी सी ओ। यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ पर मैंने साइन लिख दिया था तो उससे आप कॉस कर लीजिए, मैंने यहाँ पर करेक्शन कर दिया है क्योंकि सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर कॉस है, वी आर ओ कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, अब यहाँ पर ई नॉट से ई नॉट हो गया कैंसिल, और साइन ओमेगा टी बाई कॉस ओमेगा टी ये हो जाएगा टेन ओमेगा टी। अब ये जो इक्वेशन है, सेकेंड वाली जो इक्वेशन है, इसमें से हम क्या करते हैं, कॉस ओमेगा टी को कॉमन निकाल लेते हैं, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। सो न्यूमरेटर से कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, सॉरी कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन निकाल लिया जाए तो हमें मिलेगा यहाँ पर वी आर ओ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव अपॉन कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ मिलेगा प्लस वी एल ओ माइनस वी सी ओ अपॉन वी आर ओ माइनस वी एल ओ माइनस वी सी ओ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये तो हो गए कैंसिल, और ये जो साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसे हम लिख सकते हैं टेन ओमेगा टी प्लस फाइव।
सो ये इक्वेशन आई हमारे पास। अब यहाँ पर हम वापस से न्यूमरेटर और जो डिनोमिनेटर है उसमें से वी आर ओ कॉमन लेंगे। न्यूमरेटर में से भी वी आर ओ कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में से भी वी आर ओ कॉमन लेंगे। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वी आर ओ और वी आर ओ ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ एक और हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि जो वी एल ओ माइनस वी सी ओ बाय वी आर ओ है इसे हम मान लेते हैं 10 अल्फा। इस वैल्यू को हम 10 अल्फा मान लेते हैं और इसकी जगह 10 अल्फा लिख देंगे और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 10 अल्फा। तो इस इक्वेशन को, ये तो कैंसिल हो गया, इसे हम हटा देते हैं और इसकी जगह 10 अल्फा लिख देते हैं। अब यहाँ पर tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज में आ जाएगा। tan ऑफ a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सो tan ऑफ ओमेगा t ये हो जाएगा tan ऑफ ओमेगा t प्लस फाई प्लस अल्फा। ओके, अब LHS और RHS बराबर है और ये दोनों ही tan के फंक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर के जो एंगल है वो इक्वल होने चाहिए, मतलब कि ओमेगा टी ये बराबर होना चाहिए ओमेगा टी प्लस फाई प्लस अल्फा। ओमेगा टी और ये ओमेगा टी ये दोनों हो जाएंगे कैंसल और हमें क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। अब फाइनली हमें क्या मिला, फाई इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा। अब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, वो यहाँ से निकलेगी। सो जो अल्फा है वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ वी एल ओ माइनस वी सी ओ बाय वी आर ओ। ये अल्फा की वैल्यू है, वो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दें। यहीं से निकाली हमने tan अल्फा जिसे माना था, वहीं से अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी और अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यहाँ पर मिलेगा ये। ओके, अब इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, फेस को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन है उसे हम यहाँ पर tan इनवर्स के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। तो इस माइनस साइन को हम tan इनवर्स के अंदर लेकर जाएंगे और हमें यहाँ पर मिलेगा फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी एल ओ माइनस वी सी ओ, सॉरी फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी सी ओ माइनस वी एल ओ अपॉन वी आर ओ। इसे मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये फेस के लिए इक्वेशन आ गई। अब हमें केवल इसी इक्वेशन से मतलब है, तो ये पूरा पोर्शन में रब करने जा रहा हूं। सो फाई आया है tan इनवर्स ऑफ वी सी ओ माइनस वी एल ओ अपन वी आर ओ, या अपन इसे ऐसा भी लिख सकते हैं tan फाई इक्वल्स टू वी सी ओ माइनस वी एल ओ अपन वी आर ओ। अब यहाँ पर अपन वी सी ओ वी एल ओ वी आर ओ की वैल्यू पुट कर दें तो हमें यहाँ पर फाई इन टर्म्स ऑफ एक्सएल एक्सी और आर के टर्म्स में मिल जाएगा। ओके, सो वैल्यूज पुट करें। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ वी सी ओ, इसकी वैल्यू है आई नॉट इंटू एक्स सी माइनस वी एल ओ आई नॉट इंटू एक्सएल अपॉन आई नॉट इंटू आर। अब आई नॉट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिलेगा फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर और tan फाई इक्वल्स टू एक्स सी माइनस एक्सएल बाय आर। अब यहां पर हम कंडीशन देख ले कि कब फेज पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब फेज जीरो होगा। तो जब एक्स सी और एक्सएल ये दोनों बराबर होंगे तो फाई इक्वल्स टू हमें मिलेगा tan इनवर्स ऑफ जीरो और वो होता है जीरो। तो जब XC और XL बराबर होते हैं तब जो फेज होगा वो होगा जीरो के बराबर। और अगर XC इसकी वैल्यू बड़ी है किससे, XL से, तो जो फेज है वो होगा पॉजिटिव। और अगर XC इसकी वैल्यू छोटी है किससे, XL से, सो जो फेज है वो क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है tan फाई इक्वल्स टू XC माइनस XL बाय R, इसे हम एक ट्राइंगल के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ एक ट्राइंगल बनाएंगे हम और उस ट्राइंगल को बोला जाता है इम्पीडेंस ट्राइंगल। ओके, सो ये जो पूरा है वो मैं रब कर रहा हूँ। सो इस इक्वेशन का यूज करके यहाँ पर मैंने एक ट्राइंगल बनाया है जिसे बोला जाता है इम्पीडेंस ट्राइंगल। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बना दिया इतने लेंथ का और बेस बना दिया इतनी लेंथ का, और ये एक ट्राइंगल हो गया जिसका एंगल क्या है, फाई के बराबर।
अब यहाँ पर इस ट्राइंगल का हम हाइपोटेनस निकालें तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल इसका स्क्वायर, और ये बराबर होता है इम्पीडेंस के। ठीक है, तो जो हाइपोटेनस है वो इम्पीडेंस के बराबर होता है, इसलिए इस ट्राइंगल को क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉस फाई निकालें तो कॉस फाई कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो वो आता है आर बाय जेड। ठीक है, इसे बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि जब हम पावर पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो अभी तक ये पूरा हो गया जिसमें हमने वोल्टेजेस की इक्वेशन लिखी, करंट की इक्वेशन लिखी, फिर इम्पीडेंस निकाला, फेज निकाला, पावर फैक्टर निकाला, इम्पीडेंस ट्रायंगल देखा। अब लास्ट बचता है कि फेजर डायग्राम बनाना सीखना है इस आरएलसी सर्किट का, तो वो मैं आपको और बता देता हूँ। सो ये पार्ट में रब कर रहा हूँ, ये जेड की जो वैल्यू वो रब कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको फेजर डायग्राम समझा दूंगा। अब ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेजर डायग्राम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आते हैं मेंस में भी और एडवांस में भी। अब फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर मैंने वो तीनों इक्वेशन लिख दी है। तो फेजर डायग्राम पर हम स्टार्ट करते हैं, जो अपना सोर्स जो रहता है एसी का उससे अपन स्टार्ट करेंगे। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड और इसका एंगल देखना है। मैग्नीट्यूड है ई नॉट के बराबर और जो एंगल है वो है ओमेगा टी के बराबर। तो हमें एक वेक्टर बनाना है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड होगा ई नॉट के बराबर और जो एंगल होगा वो होगा ओमेगा टी के बराबर। वोल्टेज का फेजर बनाने के बाद हमें करंट का फेजर बनाना है। तो जो करंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो आई नॉट है और जो एंगल है वो है ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये एंगल ओमेगा टी, इसमें अपन फाइव और ऐड कर दें तो हमें करंट का फेजर मिल जाएगा। सो ये जो मैंने बनाया ये करंट का फेजर है। करंट का फेजर बना लिया, उसके बाद ये जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है उसका हम फेजर बनाएंगे, क्योंकि जो करंट का एंगल है वही वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का एंगल है। तो उसका फेजर हम बनाने जा रहे हैं। सो ये जो वोल्टेज होगा रजिस्टर के अक्रॉस उसका फेजर हमने बनाया। उसके बाद अब हम इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका फेजर बनाएंगे, क्योंकि जो एंगल है वो है साइन के अंदर जो एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ तक जो एंगल है वो है फाइव प्लस ओमेगा टी और इसमें पाई बाई टू और हम ऐड कर देंगे तो हमें वीएल का फेजर मिल जाएगा। और जो उसका फेजर होगा उसका एंगल तो ये होगा ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस पाई बाई टू और जो मैग्नीट्यूड है वो वीएलओ के बराबर होगा। सो ये इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका फेजर हो गया। एंगल देखें आप, ये पाई बाई टू हो गया, ये फाइव हो गया, ये ओमेगा टी हो गया। ठीक है, अब हमें कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका फेजर बनाना है। तो जो एंगल है वो क्या है, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस पाई बाई टू। तो यहां से यहां तक एंगल क्या है, फाइव प्लस ओमेगा टी। इसमें से अपन पाई बाई टू माइनस कर देंगे तो हमें कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका फेजर डायग्राम मिल जाएगा। सो ये कैपेसिटर का फेजर डायग्राम बना दिया वोल्टेज का। अब यहां पर हम देखें तो इंडक्टर और कैपेसिटर इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उनके जो डायरेक्शन है वो अलग है। ओके, सो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें एक वेक्टर मिलेगा। क्योंकि हमने यहाँ पर कैपेसिटर की लेंथ ज़्यादा ली है तो जो उसका झुकाव होगा वो कैपेसिटर की तरफ होगा और ये जो लेंथ होगी वो होगी वी सी ओ माइनस वी एल ओ के बराबर। वेक्टरिकली हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो लेंथ होगी, इफेक्टिव लेंथ, ये कम हो जाएगी। और यहाँ पर ये हमारा पूरा कंप्लीट फेजर डायग्राम बन गया है। और ये जो पूरा डेरिवेशन हमने करा है ना वो स्टेडी स्टेट के लिए करा है। मतलब जो सर्किट है उसको बहुत टाइम तक हमने ऑन रहने दिया, उसके बाद हमने ये पूरा एनालिसिस करा है। अब यहाँ पर आरएलसी सर्किट से आप और भी, जैसे कि आरसी सर्किट हुआ जिसमें इंडक्टर नहीं है, तो वहां पर आपको क्या करना है,
इंडक्टर का जो टर्म है उसको हटा देंगे, मतलब एक्सएल जो है उसे 0 कर देना है हमें। ठीक है, एक्सएल हम 0 कर देंगे जब आरसी सर्किट की बात होगी। सपोज आरएल सर्किट की बात हुई तो आपको उस कंडीशन में एक्ससी को 0 कर देना है। तो यही जो इक्वेशन है वही आरएल सर्किट के लिए भी यूज हो जाएगी और आरसी सर्किट के लिए भी यूज में आ जाएगी। बस आपको करना क्या है, जब आरएल सर्किट होगा तो एक्ससी की वैल्यू 0 करनी है, और जब आरसी सर्किट होगा तो एक्सएल की वैल्यू आपको 0 पुट करनी है। ठीक है, एलसी ऑसिलेशंस में बता चुका हूं, अगर आपको जानना है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके जान सकते हैं। ओके, सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।